हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। अच्छा, मैं समझता हूँ कि बेटा जो आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा, आपको वो सारे के सारे टॉपिक अंडरस्टैंडिंग में होंगे। ठीक है ना। आपने कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे, उन क्वेश्चंस को आपने करके देखा होगा, सॉल्व किया होगा अपनी कॉपी में, वे समझ में आए होंगे। और वैसे डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं और वहां से उसका वीडियो सॉल्यूशन ले लीजिएगा। उसके बाद हम अब लेक्चर नंबर 4 की बात करते हैं। लेक्चर नंबर 4 पे अब हम बात करेंगे। टॉपिक है हमारा कौन सा? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दोनों के दोनों टॉपिक बहुत अच्छे हैं, दोनों का इंपॉर्टेंसी है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको दोनों तरीके से बताया जाएगा, बोर्ड के पैटर्न से भी बताया जाएगा कि पूरा कैलकुलेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, और उसी के अंदर छोटी सी ट्रिक लगा करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझिएगा, ठीक है ना बेटा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है वेक्टर। पहला टॉपिक है वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो सबसे पहले देखिएगा, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। इसके बारे में समझना है कि कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। बेटा हमेशा वेक्टर फॉर्म की बात आपके सामने की गई है कि वेक्टर फॉर्म होता क्या है। तो किसी भी चीज का वेक्टर फॉर्म ये होता है कि आपको उसके रिजल्टेंट के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना है। आपको रिजल्टेंट तो बताना ही बताना है, रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड तो बताना ही बताना है, ठीक है ना। रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड तो आपको बताना है, बट साथ में आपको डायरेक्शन को भी बताना है। तो ये गाइस सभी बच्चे ध्यान से देखें कि मैं वेक्टर फॉर्म की इंपॉर्टेंसी क्या है। कि मैं अब जैसे अभी हमने पढ़ा था कूलॉम्स फॉर्मूले से जो निकल के आया था बेटा, वो निकल के आया था फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वहां हमने बता दिया कि फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, कि स्केलर है या वेक्टर है। आप समझदार हो कि फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, आप उसकी डायरेक्शन को थोड़ी रिप्रेजेंट करते हो, डायरेक्शन उसमें रिप्रेजेंट नहीं की जाती है। तो उस टाइम पे जो हम पढ़ते थे वो हमारी होती थी स्केलर क्वांटिटी। अब हम उसी कूलॉम्स फॉर्मूले को, उसी कूलॉम्स लॉ को हम रिजल्टेंट के साथ साथ उसके डायरेक्शन के साथ भी उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसी फॉर्म, अब कूलॉम्स लॉ के उसी फॉर्म को जो बोलते हैं उसकी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है डायरेक्शन को बताना, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास एक कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है। कोऑर्डिनेट दो टाइप के पॉइंट होते हैं। कोऑर्डिनेट में दो टाइप के, एक तो होता है प्लस एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है प्लस वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। और जहां से हम कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट शुरू करते हैं वो आपका होता है इनिशियल पॉइंट। तो सपोज करो इनिशियल पॉइंट से सबसे पहले r1 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका चार्ज है Q1, ठीक है। उसकी इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस जो निकल करके आ गई वो आ गई R1। कितनी आ गई? R1। दूसरा, मेरे पास इनिशियल पॉइंट से ही एक दूसरा चार्ज है, उसका नाम है Q2 चार्ज रखा हुआ है और उसकी इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस हो गई R2, ठीक है। अब क्या करना है? सबसे पहले अब हमें यहां इन दोनों चार्जों को बराबर में कनेक्ट कर देता हूं। इन दोनों चार्जों को एक साथ एक लाइन में कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है भाई। Q1 चार्ज और Q2 चार्ज दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, मुझे नहीं पता, बट लेकिन बेटा ध्यान से देखो, जो Q1 चार्ज है वो इनिशियल पॉइंट से R1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है और Q2 चार्ज इनिशियल डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि ये दोनों आपस में पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हुए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हुआ, तो आपस में किस टाइप का फोर्स फील करेंगे। तो सबसे पहले फोर्स ऑन Q1। तो सबसे पहले मुझे बेटा फाइंड करना है फोर्स ऑन Q1।
मुझे Q1 पे फोर्स फाइंड करना है। Q1 पे फोर्स फाइंड करेंगे तो लगा देंगे F इज इक्वल टू सबसे पहले 1/4πε0। Q1 पे फोर्स लगाएंगे, Q1 पे किसकी वजह से, Q2 की वजह से, अपॉन डिस्टेंस कितना है बेटा R, तो यानी कि R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर। अब हम इसे वेक्टर फॉर्म में शो करेंगे तो F इज इक्वल टू F वेक्टर, अब वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना F वेक्टर। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले Q1 चार्ज पे लगाया गया फोर्स है Q2 के द्वारा, यानी कि Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया है। जो फोर्स लगाने की डायरेक्शन होगी वो फोर्स लगाने की, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो Q2 जब Q1 पे फोर्स लगाता है तो फोर्स हो गया F1, ठीक है ना। मैंने F1 फोर्स मान लिया, F12 यानी कि 2 ने फोर्स लगाया 1 पर, कितना 1/4πε0, समझ रहे हो ना, Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की R का स्क्वायर यानी कि R कैप। अब यहां से डायरेक्शन को हमें निकालना है, तो इसी वजह से यहां पे देखा कि F वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे निकल के आया 1/4πε0 Q1 Q2 लेने वाले हैं बेटा, क्या लेने वाले, Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर। पहले आ गया यूनिट वेक्टर, तो अब आपने देखा जो इसमें R कैप दे रखा है वो एक यूनिट वेक्टर है, और आप जानते हो वेक्टर जब 11th क्लास का चैप्टर था उसमें यूनिट वेक्टर, कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे R कैप, तो R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उसी के सिमिलर है बेटा, जैसे A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये बात बिल्कुल सही है। तो मुझे तो यहाँ पे R कैप है ना, तो मुझे R कैप की जगह क्या रख देना है, यहाँ पे पुट करके F वेक्टर इज इक्वल टू, बेटा समझ में आ रहा है ना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, ध्यान से समझना, R1 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया, R1 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि F12 वेक्टर, यानी कि 1 पे फोर्स लगाया 2 की वजह से 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर और R1 का मैग्नीट्यूड R1, तो कितना हो गया बेटा, R1 का क्यूब, यहां पे हो गया R1 वेक्टर। बेटा ये आती है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, किसके लिए, कोई भी एक चार्ज के लिए, Q1 चार्ज के लिए। उसी टाइप से निकाल सकता हूं मैं कि अब Q2 पे कितना फोर्स लगाया जाएगा। Q2 पे फोर्स लगाने के लिए हम कैसे देखेंगे बेटा, अब जैसे Q2 ने फोर्स लगाया था बेटा Q1 पर, दोनों का रिपल्सन फोर्स था, तो फोर्स हो गया F1, तो Q2 पे भी फोर्स लगाएगा Q1 पर, दोनों का रिपल्सन होगा, तो इसका रिपल्सिव फोर्स जो आने वाला है बेटा वो इधर आने वाला है और वो आ गया F2। अब मुझे F2 निकालना है बेटा, इसके अंदर क्या निकालना है, F2। तो यहां जब मैंने F2 निकालने की कोशिश करी बेटा, तो F2 में हमने देखा सबसे पहले कि F21 के F दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाया जा रहा है पहले चार्ज के थ्रू, यहां पे पहले चार्ज पे फोर्स लगाया जा रहा था दूसरे चार्ज के थ्रू, यहां पर दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाया जा रहा है पहले चार्ज के थ्रू, लगाया जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 यानी कि Q1 अपॉन R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, यहां पे बेटा R कैप आ गया। तो उसके बाद शुरू करते हैं यहाँ पे कि F वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/4πε0, यहाँ पे हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे R2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये बात क्लियर है। जैसे हम यूनिट वेक्टर ओपन करते थे ना, जैसे इस वाले में यूनिट वेक्टर को ओपन किया था, ऐसे F21 में करना है बेटा। तो F यहां पे देखना 21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0, बिल्कुल सही बात, Q1 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, ये भी R2 और ये भी कितना R2,
R2 का मैग्नीट्यूड R2, तो बेटा कितना हो गया, R2 का क्यूब हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, R2 वेक्टर। तो फाइनली सेकंड चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स आ गया वो आ गया बेटा, ध्यान से देखना, F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 की क्यूब, इधर आ गया बेटा मेरा R2 वेक्टर। यानी कि मेरा जो सेकंड चार्ज पे लगने वाला फोर्स है उसका जो वेक्टर फॉर्म फोर्स लगेगा F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 का क्यूब, R2 वेक्टर। यानी कि हम इस तरीके से दूसरे चार्ज पे भी फोर्स लगा सकते हैं। अरे बच्चों आया समझ में, यहां तक तो आया होगा? हाँ बिल्कुल, यानी कि दोनों फैक्टर जो है बिल्कुल समझ में आ गए होंगे कि मैंने F1 और F2 पे अलग अलग तरीके से फोर्स निकाल लिया है। आप जब आराम से इसे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखो मैंने दोनों चार्ज पे, Q1 चार्ज पे अलग से फोर्स निकाला, Q2 चार्ज पर अलग से फोर्स निकाला। अब मैं इसमें कुछ आपको एक नया कंक्लूजन बताने जा रहा हूं कि वेक्टर फॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या है। कि अगर दोनों हमारे सेम चार्ज हैं, दोनों हमारे सेम चार्ज हैं, Q1 और Q2 दोनों सेम डिस्टेंस पर हैं, दोनों सेम डिस्टेंस पर हैं, अगर मेरा Q1 और Q2 जो है वो बिल्कुल इक्वल हो जाए, क्योंकि बिल्कुल सही बात है बेटा, और R1 डिस्टेंस जो कंसीडर कर रहे हैं हम ओरिजिन पॉइंट से Q1 की, और जो R2 डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं ओरिजिन पॉइंट से लेके Q2 चार्ज की, दोनों इक्वल हो जाए और दोनों इक्वल होके R के इक्वल हो जाए, बिल्कुल सही बात। तो फोर्स यहां जो निकल के आएगा, पहला F12 निकालता हूं बेटा, आ गया 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन R का क्यूब, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल भैया सही बात। यानी कि यहां भी R वेक्टर, बिल्कुल। और उसी टाइप से मैं F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 कितना बेटा, Q स्क्वायर, दोनों की डिस्टेंस इक्वल है तो R क्यूब है ना, तो यानी कि कितना हो गया, R वेक्टर। यानी कि जो दोनों फोर्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होंगे। दोनों फोर्स बेटा एक दूसरे के क्या होने वाले हैं, दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं जब चार्ज भी इक्वल है, और दोनों के दोनों ओरिजिन पॉइंट, ये वाला बेटा जो ओरिजिन पॉइंट है इससे लेकर के अगर दोनों के डिस्टेंस सेम है तो दोनों चार्जों पे लगने वाला फोर्स अलग अलग होता है। पर कंडीशन ए, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है। अब मैं सबसे सपोज करो इन पे नेट चार्ज निकालना चाहता हूं, F नेट, तो F नेट इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर, हो जाएगा क्या? ठीक है, इतना कंसीडर कर लूं। अब मुझे पता है कि दोनों का अगर सेम चार्ज है, दोनों फोर्स है, और दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और सेम फोर्स है, तो क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका नेट फोर्स क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा ना। तो यहां मैं वैल्यू रखता हूं 1/4πε0, ध्यान से समझना बेटा, Q स्क्वायर अपॉन R क्यूब प्लस 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन R क्यूब, डायरेक्शन तो है ही R क्या वेक्टर है ना। तो मैंने देखा जब Q2 पे लगने वाला फोर्स F2 और Q1 पे लगने वाला फोर्स F1 एक दूसरे के इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दो इक्वल फोर्स और जब अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो उनका नेट फोर्स कितना आता है बेटा, 0 आता है। तो F नेट कितना हो गया, 0। तो F नेट 0 होते क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q स्क्वायर R क्यूब R वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो 1/4πε0 Q स्क्वायर R क्यूब R वेक्टर। यानी कि इससे सबसे बड़ा यही कंक्लूजन निकल के आता है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पे दोनों जो फाइनली फोर्स होता है वो होता है F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 की क्यूब। अब हमने R यूज कर लिया तो R क्यूब आ गया, ऐसी 2-1 पे दोनों चार्ज पे इक्वल फोर्स लगता है बट दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यही पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको कूलम्ब्स लॉ के अंदर वेक्टर फॉर्म में आपको कंप्लीट करना है। दोनों फोर्स एकदम नेट उसका 0 हो जाता है, तो दोनों फोर्स हमेशा सपोज करते हैं, दोनों कैसे होते हैं बेटा,
अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। कैसे होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में लेने के लिए आपको बस एक ही फॉर्म आपको कॉपी के अंदर दिखाई देगी कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू F-21 वेक्टर। ये चीज आपको हमेशा दिखाई देगी और यही आपको प्रूव करना होता है। आपको बोर्ड के एग्जाम में बेटा यहां तक प्रूव करना है। यहां तक प्रूव करने के बाद आपको ऐसे लिख के दिखा देना है, ठीक है ना, अलग से कंक्लूजन में। नहीं तो बोर्ड के एग्जाम में ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आप वेक्टर फॉर्म में आप फोर्स तो निकाल ही लोगे, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आप डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हो वेक्टर फॉर्म का, आप कोऑर्डिनेट कैसे लेते हो, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लेना इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए कि वेक्टर नॉर्मल कूलम्ब्स लोग पूछ लिया कभी कभी, पर लेकिन वेक्टर फॉर्म तो हमेशा आ जाती है और आप पे भी आनी चाहिए कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। और ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ हम एक बार तब भी बताएंगे जब हम गॉसेस लॉ को यूज करेंगे। तो मैंने बता दिया कि दोनों चार्जों पे जो लगने वाला फोर्स होता है वो इक्वल होता है और इक्वल होने के साथ साथ वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये जो निगेटिव साइन है ना, ये बेटा अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। किसको करता है? अपोजिट डायरेक्शन के। दोनों फोर्स इक्वल है बट लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। हाँ, ये चेंज हो सकता है जब आप एक पॉजिटिव चार्ज और आप एक नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करते हो। ये बात क्लियर है? ठीक है बेटा, अब हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आज के लिए बहुत अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखिए टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, बहुत आराम से पढ़ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेटा, इसकी मैं आपको फर्स्ट टाइम, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वहां पर इसकी ट्रिक नहीं बताई गई है। मैं 2 ही ट्रिक ऐसी बताऊंगा कि आप बैठे बैठे सुपरपोजिशन को सॉल्व कर देंगे आंख मिच के। नहीं कि बच्चों पे समझ ही नहीं आता हम कौन सा फोर्स किधर से ले, कहां रिपल्सिव का जाएगा, कहां से ट्राइंगल में कैसे डिस्टेंस लेनी है, रेक्टेंगल में कैसे डिस्टेंस कंसीडर करनी है, कहां पे हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, उसमें आप कंफ्यूज रहते हैं। अब उसकी ट्रिक आइए समझिएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ डिफरेंट चार्ज, यानी कि जो हमारे डिफरेंट चार्जेस हैं उन पे नेट फोर्स कैसे निकालना है वो हमें देखना है। अब मैंने बात करी, टॉपिक की बात है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये होता क्या है? आपके पास जैसे कहीं भी आप चले गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, कहीं भी आपके पास इस तरीके से 2 पॉइंट है, ठीक है ना। अब सब जगह यहां पर सपोज करो Q1 चार्ज है, यहां मेरा Q2 चार्ज है, यहां पे मेरा Q3 चार्ज है माइनस का, यहां मेरा प्लस का Q4 चार्ज है। तो बताइए कि इन चार्ज की वजह से इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मैंने कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस मान लिया, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है और ये प्लस वाई एक्सिस है। इस पूरे सिस्टम को बेटा मैंने मान लिया आइसोलेटेड सिस्टम। ये हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है और उसके अंदर जाकर के मुझे बताना है कि अब ये जो मेरे डिफरेंट चार्ज उसके अंदर रखे हुए हैं, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, इन पर नेट फोर्स कैसे फाइंड होता है। तो ध्यान से समझना। सपोज करो Q1 चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स F1 हो गया, Q2 चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स F2 हो गया, Q3 चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स F3 हो गया और Q4 चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स हमारा F4 हो गया। Q1 चार्ज की वजह से F1, Q2 की वजह से F2, Q3 की वजह से F3 और Q4 की वजह से F4। तो अब बताना इस सिस्टम के अंदर कि हमारा नेट फोर्स कितना होगा। तो जो इसका नेट फोर्स होता है वो इक्वल हो जाएगा F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट 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 Fn। यानी कि किसी भी पॉइंट के द्वारा जो सारा चार्ज होता है उनकी वजह से लगने वाला फोर्स, उनकी वजह से लगने वाला फोर्स सभी चार्ज के फोर्स के ऐड के इक्वल होता है। कॉमनली ऐसे प्रिंसिपल को जो बोलते हैं, इसी बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी प्रिंसिपल को जो बोलेंगे बेटा क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
इसका मतलब मुझे एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट 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 Fn। बेटा अब मैं बात करता हूं सबसे पहले बोर्ड क्लास की, के क्लास 12 के अंदर के व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन आपका व्हाट द मीनिंग ऑफ या व्हाट द मीन्स या इज हटाओ मीन्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना। ये 12th क्लास का टॉपिक है, उसको थ्योरी कैसे लिखनी है, व्हाट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, के सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल का मीन्स क्या है ना। उसका आंसर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपको एज इट इज लिखना है थ्योरी के अकॉर्डिंग बोर्ड की, ठीक है ना। द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज, the total force on any charge due to different the total force on any charge due to different type of charges, the force on any charge due to different type of charges, कि किसी भी चार्ज पे टोटल फोर्स जो डिफरेंट टाइप के चार्ज की वजह से लगता है। अब डिफरेंट टाइप के चार्ज हैं, ध्यान से समझना, और एक अकेला चार्ज है। यहां पे ध्यान से समझना, मेरे पास एक बॉल है, ये बॉल Q1 चार्ज की है, यहाँ Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। तो अब Q1 बॉल पे Q2 भी फोर्स लगाएगी, Q3 भी लगाने वाली है, Q4 भी लगाने वाली है, Q5 भी लगाने वाली है। तो इस पे जो नेट फोर्स जो बैठेगा बेटा, इसका जो नेट फोर्स निकाला जाएगा वो F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट 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 Fn। तो इसका मतलब किसी भी द फोर्स ऑन एनी चार्ज, कोई भी मेरा ये जो है एनी चार्ज है, कोई भी चार्ज, द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज, के किसी भी चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो डिफरेंट टाइप के चार्ज के थ्रू लगाया जा रहा है। तो इसी पूरे प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी कि वो उसके ऊपर सुपरपोज कर रहे हैं, अपना अधिकार जमा रहे हैं कि मैं भी फोर्स लगाऊंगा, मैं भी फोर्स लगाऊंगा, मैं भी फोर्स लगाऊंगा, है ना बेटा। सुपरपोज का मतलब होता है किसी चीज को सुपरपोज करना, यानी कि उसके ऊपर अध्यारोपित हो जाना, उसके ऊपर अधिकार जमाना। तो ये तो बेचारा Q1 है, इस पे Q2 भी मैं भी लगाऊंगा, Q3 भी लगाने वाला है, Q4 भी लगाने वाला है, Q5 भी लगाने वाला है। सपोज करो N चार्ज है बेटा, कैसा चार्ज है बेटा, N चार्ज। तो N चार्ज की वजह से भी Fn लग जाएगा। तो यही तो होता है कि द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस इन आइसोलेटेड सिस्टम, in isolated system it is called principle of superposition, यहां तक तो बात समझ में आ गई। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। अब इसकी सारी एप्लीकेशन आपको तब क्लियर होंगी जब हम किसी क्वेश्चन को, एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आगे मैं आपसे दिखाता हूं, अब आगे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये तो बेटा समझ में आ जाएगा ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब क्या करना है आपको, आपके पास आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया ट्राइंगल बना करके, ठीक है, इस तरीके से यहां। अब यहां पे सपोज करो मेरा A पॉइंट है, यहां पर मेरा B पॉइंट है और यहां पर मेरा C पॉइंट है, ठीक है। अब दो पॉइंट हो गए A टू B, B टू C। मैंने A1 पे बेटा प्लस Q चार्ज को पुट कर दिया, B पर भी मेरा प्लस Q चार्ज रख दिया गया है और C पर भी बेटा मेरा प्लस Q चार्ज रख दिया गया है, ठीक है ना। जब
इक्वल साइड ट्राइंगल होता है या इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तो ईच साइड का एंगल कितना होता है बेटा 60 डिग्री, ये भी कितना होता है 60 डिग्री, और ये भी कितना होता है बेटा 60 डिग्री। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, डायग्राम बन चुका है। फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट सी। फाइंड द नेट फोर्स, ध्यान से समझना इसका। फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट सी। मुझे पॉइंट सी पर क्या करना है, नेट फोर्स फाइंड करना है ना। तो अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले कि इसके लिए मुझे पॉइंट सी पर फाइंड करना है। इस डायग्राम को मैं यहां सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। बच्चों समझ में तो आ रहा होगा, बहुत आसान है। मैं चलते फिरते दोबारा रिवीजन करवा रहा हूं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ नहीं होता, किसी अननोन चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज की वजह से लगता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखना डायग्राम में छोटा सा यहीं पे बेटा, अब सी वाले चार्ज पर मुझे फोर्स फाइंड करना है। सी वाले पॉइंट पे ध्यान से समझो बेटा, सी वाले पॉइंट पे फोर्स फाइंड करना है। तो सी पे कौन कौन से चार्ज फोर्स लगा सकते हैं बेटा, एक तो ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। एक ए लगा सकता है और एक बी लगा सकता है, और तो कहीं चार्ज नहीं रखे हुए ना। तो सबसे पहले ए लगाएगा सी पर, तो सी पर भी प्लस क्यू चार्ज है और यहां भी प्लस क्यू चार्ज है। दोनों रिपल्सन करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो इस पे ए की वजह से लगाया गया फोर्स मैंने मान लिया एफ ए। क्या मान लिया भाई, एफ ए लगा लिया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव दूर जाने की कोशिश करते हैं। क्या बी भी पॉजिटिव चार्ज है और सी भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी हमेशा दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो ये दोनों चलेगा इस तरीके से। इस फोर्स को मैंने मान लिया एफ बी। आई ना बात समझ में। अब तुम क्या करोगे, ध्यान से सबसे पहले कि अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर अंदर की साइड का बीच एंगल थीटा 60 डिग्री, तो बाहर की साइड का एंगल भी कितना होता है, थीटा मतलब 60 डिग्री। अब यानी कि एफ ए और एफ बी एक दूसरे से कितने एंगल पर है, 60 डिग्री पर है। तो देखिए बेटा, मैंने एफ ए एंड एफ बी एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, 11th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी कि f इज इक्वल टू अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। यानी कि जब दो वेक्टर आपस में एक दूसरे से थीटा एंगल पर होते हैं, प्लीज बच्चों बेटा ध्यान से देखो, जब दो वेक्टर आपस में एक दूसरे से थीटा एंगल पर होते हैं, तो उनके बीच में जो लगने वाला एफ नेट फोर्स होता है वो बेटा एडिशन लॉ के अकॉर्डिंग आता है, पैरेललोग्राम लॉ। तो क्या हो गया, यहाँ पे एफ ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेटा क्या निकल के आ गया, एफ बी का स्क्वायर 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां निकालने की कोशिश करते हैं एफ नेट। तो एफ नेट में सबसे पहले देखिए एफ ए हो गया ना बेटा, है ना, बहुत आसान है। पहले हम इस तरह की सब वैल्यू हम इसके अंदर से निकालेंगे, यानी कि आपको फाइनली फॉर्मूला निकालना है एफ नेट निकालने के लिए कि एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा। ये बात सही है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ, सपोज करो पहले मैं एफ ए निकालने की कोशिश करिए, एफ ए किससे निकलेगा बेटा। अब थोड़ा सा यहां से रेस्ट लीजिए, समझिए कि अब एफ ए कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। देखिए अभी देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने निकाल लिया कि हमें जो फाइनल यहाँ पे एफ ए और एफ बी का जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा वो मैंने एफ नेट माना। और एफ नेट हमारा जब कब दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर होते हैं तो निकल जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा। सबसे पहले दिक्कत आती है, मुझे एफ ए निकालना है। वो एफ ए जो निकलेगा वो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कि एफ ए इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस r स्क्वायर। तो पहले मैं एफ ए निकालूं, तो एफ ए इज इक्वल टू देखना सबसे पहले के तो है ही, के को कोई दिक्कत नहीं है। अब Q1 की जगह Q आ गया, ठीक है बेटा, Q2 की जगह Q आ गया, अपॉन सपोज करो बीच की डिस्टेंस कितनी है, मैंने दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस को a कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे a स्क्वायर, ये तो एफ ए आ गया।
इसी टाइप से मुझे एफ बी निकालना है। एफ बी इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब बी वाला पॉइंट सी वाले पॉइंट पे कितना चार्ज लगाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस अब भी ए है, तो यहाँ पे आ गया बेटा, देखिए के Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, बीच की डिस्टेंस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां जो आ गया वो आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के की स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एफ बी भी निकल के आ गया। थीटा आपको पता ही है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन आपको करना है, यहां पे लिख देता हूं मैं सबसे पहले। तो एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट सबसे पहले एफ ए कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अब कितना रखना है, 2f1 f2 cos थीटा है कि नहीं है, यानी कि फटाफट देखिए, फटाफट यहां से प्लस 2 इंटू एफ ए अंडर रूट में चलेगा बेटा, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर cos 60 डिग्री। मुझे बता दो, मुझे इसके अंदर बता देना बेटा कि सबसे पहले क्या आने वाला है, अंडर रूट, बाबूजी अंडर रूट, पहला आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, शाबाश बेटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी बहुत इजी है, कर लिया। 2 यहां पे कितना आ गया, 2 आ गया, ध्यान से समझना, 2 आ गया, 2 के बाद कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर है ना, 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस चीज का ध्यान रख लेना। सबसे पहले cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहां सॉल्व करते हैं बेटा, आप सारा अंडर रूट खोलते हैं, अंडर रूट को रखते हैं, देखो सबसे पहले के स्क्वायर, क्योंकि क्यों का तो हो जाएगा बेटा, ध्यान से समझ लेना, क्यों क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, के स्क्वायर क्यू की पावर 4 हो गया ना, अपॉन ए की पावर 4, ठीक है भाई, प्लस ध्यान से समझ लेना, के स्क्वायर क्यू की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होता है, सपोज करो यहां पे कितना हो गया, के स्क्वायर, क्योंकि 2 हो गए, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टी पावर में पावर ऐड हो जाती है, क्यू स्क्वायर क्यू की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4। तो ऐसी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ऐसी वैल्यू इसके अंदर कितना आ गया, एफ नेट इज इक्वल टू, इसको मैं तीनों को एक साथ लिख सकता हूं क्योंकि अंडर रूट तो कंप्लीट है सबका, अंडर रूट कंप्लीट है, तो बेटा यहां पे हम इसको कितने हैं ये 1 2 3 यानी कि लिख सकते हैं के स्क्वायर क्यू की पावर 4 ए की पावर 4, अंडर रूट लीजिए इसका, तो अंडर रूट लेने पे तो यहाँ 3 का अंडर रूट तो अंडर रूट 3 आ गया अभी, चलो, पर इसका अंडर रूट लेने पे, इसका अंडर रूट से तो इसके स्क्वायर से तो इसका अंडर रूट कट जाएगा, तो के आ गया, ठीक है, 4 है तो 2 पावर से कट जाएगा, 2 पावर से, और ये भी 2 पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जब 4 है, इसकी 2 पावर से एक अंडर रूट कट गया, इसकी 2 पावर से एक अंडर रूट कट गया, तो के की स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आई ना बात समझ में। तो यानी कि इसकी वजह से लगने वाला जो फोर्स होता है वो हो गया एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बेटा एक कहानी तो ये थी फॉर द 12th क्लास, जो सॉल्व करते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हम इनकी शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं बेटा, कि हमें भैया इतनी लंबी कहानी क्या पता कहीं से मिस्टेक गलती हो जाए, हम कौन सा अंडर रूट ना ले पाए, को फॉर्मूला ये याद रहे ना रहे, बिल्कुल मत रखें इसे, बिल्कुल याद, बस थोड़ी सी उसके अंदर आपको एंगल का ध्यान रखना है कि 2 वेक्टर के बीच कौन कौन सा एंगल बन रहा है, वो आपको ध्यान देना है। तो मैं बताता हूं आपको, अगर आपके पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, ट्रिक का बहुत ध्यान रख लेना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है,
तो भाई आपका जो एफ नेट है वो एफ नेट इजिकल टू 2f के इक्वल हो जाएगा। दो फोर्स के बीच में अगर 0 डिग्री का एंगल होता है तो इसका मतलब दोनों फोर्स पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एफ नेट इजिकल टू 2f के। अगर थीटा इजिकल टू दो फोर्स 45 डिग्री के एंगल पर है तो एफ नेट इजिकल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 2 + 1/√2, 2 + 1/√2 इंटू एफ, बस इसकी मल्टीप्लाई कर देना। अगर थीटा इजिकल टू सारे के सारे फोर्स आपस में, जैसे मैंने उस वाले डायग्राम में निकाला था, थीटा इजिकल टू 60 डिग्री, एफ नेट आपके 60 डिग्री पर है, तो आपका फोर्स हो जाएगा एफ नेट इजिकल टू √3f। अगर थीटा इजिकल टू सारे के सारे फोर्स बेटा 90 डिग्री पर होने वाले हैं तो 90 डिग्री पर एफ नेट आ गया √2f। प्लीज इन ट्रिक्स को जरूर लिखें, जरूर, क्योंकि आपको अदर कंपटीशन, नीट, जेई वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत हेल्प करेगी बच्चों। और ये किसी बुक में नहीं लिखी हुई ट्रिक। और थीटा इजिकल टू अगर आपका 120 डिग्री आ जाता है तो 120 डिग्री पर एफ नेट इजिकल टू कितना आ जाता है, एफ। अगर थीटा इजिकल टू आपका 180 डिग्री एंगल आ जाता है तो भाई एफ नेट इजिकल टू जल्ला 0, खत्म ही हो जाता है। कुछ बात समझ में आई? ये नोट कर लिया होगा। अब नोट करने के बाद इसी चीज को मैं ट्रिक से दिखाता हूं, प्लीज आप इसको रफ मत करना, मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा 2 लाइन में, और आपको फिर पता लग जाएगा हाँ कि कितना बेनिफिट होगा इन ट्रिक को यूज करने। अब कर सकते हैं तो इनको भी कर सकते हैं लॉन्ग कैलकुलेशन के लिए। बस आपको दो वेक्टर के बीच में फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, पैरेललोग्राम लो √a² + b² + 2ab cos थीटा, उसको तो पढ़, लेकिन हम इतनी बड़ी खिचड़ी नहीं पकाएंगे। अभी जब हमने ट्राइंगल बनाया था तो ट्राइंगल का एक सी पॉइंट था यहाँ पर, तो सी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा था एफ ए इधर को और एक लग रहा था मेरा एफ बी इधर को, बिल्कुल सही बात था। और दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल था, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल था। तो अब मुझे इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, दोनों के बीच में मुझे एफ नेट निकाल करके लेके आना है मैदान में। अब इस मैदान में एफ नेट कैसे आएगा, तो कुछ नहीं करना, आपको देखना एफ ए फोर्स, एफ बी फोर्स, तो दोनों के बीच में थीटा इजिकल टू कितने डिग्री है, थीटा इजिकल टू 60 डिग्री। तो इसके लिए एफ नेट इजिकल टू कैसे निकालोगे, जब दो वेक्टर आपके या दो फोर्स आपके थीटा इजिकल टू 60 डिग्री पर है, तब एफ नेट बराबर कितना आ गया बेटा, √3f। तो एफ नेट बराबर कितना आ जाएगा, √3f। ठीक है भाई, √3f। भैया अब एफ कैसे निकाले, जब ट्राइंगल के सारे कॉर्नर पर जितने भी ऑल कॉर्नर है सब पे सेम चार्ज है और सब के सब सेम डिस्टेंस पर है, तो ईच पॉइंट पे लगने वाला फोर्स भी सेम ही होगा। तो जो एफ है आपका वो एफ निकलेगा, एफ इजिकल टू 1/4πε0, जिसे आप के भी बोल सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस ट्राइंगल में a² थी, सही बात, यानी कि के Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q अपॉन a², यानी कि के Q² अपॉन a²। बस f की जगह रख दीजिए, कितना, के Q² अपॉन a²। देखना भाई साहब, पूरा बोर्ड भरने के बाद देखना, ये देखिए, तो एफ नेट इजिकल टू √3 के Q² अपॉन a², एफ नेट इजिकल टू √3 के Q² अपॉन a²। अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे के 90 हो जाते, तो दोनों फोर्स एक दूसरे के 90 हो जाते तो मैंने मान लिया एफ ए और इधर क्या लग गया बेटा, एफ बी। तो बहुत सीधी बात है, चाहे कैलकुलेशन करके देख लो, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो दोनों का रिजल्टेंट बीच में आने वाला है कि नहीं आने वाला, बिल्कुल आएगा। जो मेरा बेटा एफ नेट है वो इसमें निकल करके आएगा, और मेरा एफ नेट जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो बस निकल जाएगा एफ नेट इजिकल टू √2f, √2f। तो यानी कि कितना हो जाएगा, के Q² अपॉन a²। फाइनली आंसर ये आ जाएगा। और आपको अगर लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना है तो फॉर्मूला बता दे रहा हूं मैं कि एफ नेट इजिकल टू √fa² प्लस fb² 2fa fb cos थीटा, cos 90 की वैल्यू रख लीजिएगा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। एक बार मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं बहुत जल्दी, क्योंकि आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टॉपिक खत्म हो चुका है, बस उसका तो क्वेश्चन करने आने चाहिए। जैसे आपने फोर्स लगाया एफ नेट इजिकल टू √fa² प्लस fb²,
तो 2FA/FB cos थीटा। अरे बेटा थीटा कितना है, थीटा 90 है ना, तो दोनों के बीच में 90, तो cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है ना, cos 90 की वैल्यू तो 0, इसका मतलब ये सारा का सारा पोर्शन तो आपका 0 हो जाएगा, सारा पोर्शन 0। तो मुझे इधर प्लीज इधर देखिए फटाफट, एफ नेट बराबर √FA²। तो एफ को एक काम करो, एफ ए, जब दोनों के चार्ज इक्वल है, दोनों के डिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों में लगने वाला फोर्स भी इक्वल। मैंने इसको भी क्या मान लिया, F² प्लस FA²। तो प्लीज कितना आ गया, √2F², इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट गया, तो बेटा कितना आ गया, √2F। एफ की जगह क्या रखूंगा, KQ²/A², यानी कि फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, √2KQ²/A²। और जरा देखना आया ना समझ में। तो इसका तो कोई भी बस समझ में आ जाना चाहिए, इसका तो कोई भी मेथड नहीं है, फटाफट ट्रिक लगाइए, आंसर पाइए। बाकी के क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में इसको लेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। आप इन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। थैंक यू आज की वीडियो के लिए।